हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 15 यानी कि 15 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जियोग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के साथ। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आप सभी को पता है विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट देखो, यहाँ पर विश्व की बात की गई है, अगर यहाँ पर भारत की बात की गई होती कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप सभी को पता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और इसकी लंबाई अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि गंगा की लंबाई कितनी है। तो देखो, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, नदियों से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, बिहार का शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में बनता है। तो बिहार का शोक जो है तो किस नदी को कहा जाता है, तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। तो देखो, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को जो है तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो देखो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं, ये डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है, डोलड्रम्स इज तो डोलड्रम क्या है। अब देखो, डोलड्रम क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, डोलड्रम होते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होते हैं ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट। ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट आपको बिल्कुल यहाँ से पॉइंट नोट रखना है। ये जो है तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। डोलड्रम इज अ ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और देखो, ये होते क्या हैं, डोलड्रम क्या होते हैं। देखो, यह भूमध्य रेखा के आसपास एक लो प्रेशर यानी कि कम दबाव का क्षेत्र होता है। जब हवाएं जो है तो पूरी तरह गायब हो जाती हैं, तो ऐसे समय जो है तो डोलड्रम अपने काम पीरियड यानी कि शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वातावरण की नमी को मापने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को पता है हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन ए में बैरोमीटर दे के रखा हुआ है, तो बैरोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो बैरोमीटर का यूज़ जो है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। एनीमोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, एनीमोमीटर का यूज़ जो है तो विंड स्पीड यानी कि हवा की गति और विंड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी में थर्मोमीटर देके रखा हुआ है। आप सभी को पता है थर्मोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, थर्मोमीटर का यूज़ जो है तो टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 145, अटाकामा डेजर्ट इज इन। तो अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। अब देखो, यहाँ पर कॉन्टिनेंट के नाम देके रखे हुए हैं। अगर आपसे देश का नाम पूछा गया हो तो तब आप क्या करते हैं। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। किस देश में स्थित है, तो यह चिली देश में स्थित है। कहाँ पर, चिली देश में यह स्थित है। अच्छा, अटाकामा रेगिस्तान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको नोट रखना है। और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। तो देखो, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा डेजर्ट ही है, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, ये जो चिली देश मैंने आपको बताया, तो चिली की कैपिटल क्या है यानी कि राजधानी क्या है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी देखो, रेगिस्तान की यहाँ पे बात की गई थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेगिस्तान में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुने हैं। जैसे ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। फिर आपको पता है कि गिब्सन मरुस्थल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, सिम्पसन मरुस्थल हो गया, तनामी मरुस्थल हो गया। ये सारे के सारे मरुस्थल किस देश में हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। चाइना में कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो एक तो आप सभी को पता है कि गोबी मरुस्थल है, उसके बाद तकला मकान, ये आपको नोट रखना है। अच्छा, अफ्रीका में कौन कौन से हैं, अफ्रीका में है कालाहारी और सहारा।
अच्छा, पेंटागोनिया मरुस्थल ये किस देश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। बेसिकली आप नोट रखते चलो कि यह अर्जेंटीना देश में स्थित है, पेंटागोनिया। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, थार का आपको पता है, थार मरुस्थल कहाँ कहाँ है, तो यह इंडिया और पाकिस्तान में स्थित है। देखो मोजाबे मरुस्थल, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, मोजाबे मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह यूएसए में है। कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि दस्त ए लोट ये मरुस्थल कहाँ पर है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो, यह किस देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, तो निम्न में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में आरंभ नहीं होती है। आप सभी को पता है, महानदी हो गई और गंगा नदी हो गई, यह भारत के क्षेत्र में आरंभ होती है। बाकी ब्रह्मपुत्र हो गई ऑप्शन ए में, और ऑप्शन डी में हो गई सतलुज। यह दोनों जो है तो भारत के क्षेत्र में आरंभ नहीं होती हैं, सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यह दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। सतलुज नदी का आपको पता है कि यह कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो यह कैलाश पर्वत आप कह सकते हो, या फिर राक्षस ताल आप कह सकते हो, यहाँ से यह ऑरिजिनेट होती है। और ब्रह्मपुत्र का भी आपको पता है कि यह कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो यह मानसरोवर झील से ऑरिजिनेट होती है। ओके, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में है, यानी कि चाइना में है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 147, रानीगंज कोलफील्ड इज इन, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ फेमस कोयला क्षेत्र हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो यही हो गया रानीगंज, जो कि कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। फिर आपसे पूछा जाता है झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। फिर आपसे पूछा जाता है बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो झरिया और बोकारो ये कहाँ पर है, तो यह झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में। फिर आपसे पूछा जाता है कोरबा कोयला क्षेत्र, यह कहाँ पर है, कोरबा कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। फिर आपसे पूछा जाता है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। देखो सिंगरौली हो गया एक, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र, और एक हो गया सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, और सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। ये दो पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तलचर कोयला क्षेत्र। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। देखो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी नहीं होगा, तब भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, और गूगल पर सर्च करने के बाद आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 148, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो तारापुर नाभिकीय स्टेशन कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 149, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टाइज्ड इन, तो भारत में बड़े पैमाने पर शुष्क खेती कहाँ पर की जाती है, आप सभी को पता है कि यह डेक्कन प्लेट्यू में की जाती है, दक्षिण के पठार में की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो इस खेती में जो है तो पानी का संरक्षण करके अलग अलग टेक्निक अपना करके यह खेती की जाती है। ये पॉइंट भी आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको जो है तो इंस्टा पे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक, तो निम्न में से कौन सी चट्टान यांत्रिक तौर पर निर्मित है। अब देखो यांत्रिक तौर पर निर्मित, एक तो लाइमस्टोन हो गई, एक सैंडस्टोन हो गई। ओके, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स कौन कौन सी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो हो गई लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, एक हो गई सैंडस्टोन यानी कि बालू पत्थर। फिर आपको क्या नोट रखना है, फिर आपको नोट रखना है, एक तो हो गई शैल, और एक हो गई लोएस, एक हो गई कॉन्ग्लोमेरेट, और एक हो गई ब्रेशिया। देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इंस्टा पे देखे रखे हुए हैं। अगर आपने हमको इंस्टा पे फॉलो करके रखा है, तो मैं वहाँ पर मैंने इमेजेस के थ्रू वहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखे रखे हैं लाइमस्टोन, और ऑप्शन सी में सैंडस्टोन, ये दोनों के दोनों जो है तो मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक हैं। अब देखो यहाँ पर हम ज़्यादा प्रेफरेंस किस ऑप्शन को देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा प्रेफरेंस हम ऑप्शन सी को देंगे, सैंडस्टोन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्म करंट, तो निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। अब देखो गल्फ स्ट्रीम हो गई, नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गया, और अलास्का करंट, ये सारी की सारी गर्म जलधाराएं हैं। बाकी हम्बोल्ट करंट यानी कि हम्बोल्ट धारा, यह जो है तो एक गर्म जलधारा नहीं है, यह एक ठंडी जलधारा है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, डेट्रॉइट इज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, तो डेट्रॉइट निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। अब डेट्रॉइट है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो डेट्रॉइट जो है तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अब आपको पता चल गया होगा कि डेट्रॉइट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो यह ऑटोमोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि भारत का डेट्रॉयट यानी कि डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भारत के चेन्नई शहर को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 132। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाई बहनों के साथ जरूर से हमारी वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया? तो निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादक है? आप सभी को पता है काली मिर्च का उत्पादक सबसे ज़्यादा जो केरल करता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि चंदन के पेड़ भारत के किस स्टेट में मैक्सिमम बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 133, द चैनल सेपरेटिंग द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इज नोन एज? तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली चैनल यानी कि धारा का नाम क्या है? तो ये है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक तो 8 डिग्री चैनल और एक 9 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल का आपको पता चल गया कि अंडमान को निकोबार से यह अलग करता है। अब 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 8 डिग्री चैनल जो है तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से अलग करता है। ये 2-3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, मरकत द्वीप किसको कहा जाता है? मरकत द्वीप किसको कहा जाता है ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 134, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सदर्न मोस्ट हिल्स? तो निम्न में से कौन सी दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं? अब देखो दक्षिणतम पहाड़ियाँ यहाँ पर पूछा गया है। देखो पहले तो ये आप यहाँ पर देख लो, ये हो गया हमारा इंडिया। आप सभी को पता है कि ये पहाड़ यहाँ पर आ रहा है, तो पहाड़ कौन सा है? तो ये है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट यह पहाड़ है। इससे नीचे अगर आप आओगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो जोड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी। अगर नीलगिरी से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे पहाड़ मिलेगा हमको, अन्नामलाई का पहाड़। क्या मिलेगा? अन्नामलाई का पहाड़। और अन्नामलाई से भी नीचे अगर हम आएंगे यानी कि बिल्कुल लास्ट में हम चले जाएंगे, दक्षिण में चले जाएंगे तो दक्षिण में हमको मिलेगा कार्डमम, या जिसको हम कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स या फिर इलायची की पहाड़ियाँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है तो सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज चंबल रिवर मर्ज? तो निम्न में से किस नदी के साथ चंबल नदी मिल जाती है? चंबल नदी यमुना के साथ मिलती है। ऑप्शन ए डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो बनास नदी है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है, बनास नदी जो है तो चंबल की सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लॉइन टेल्ड मकाओ? तो निम्न में से कौन सा स्थल लॉइन टेल मकैक का प्राकृतिक आवास है? अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अब ये जो लॉइन टेल्ड मकाओ है ये है क्या? ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यह बंदर यानी कि मंकीज़ की प्रजाति है, बंदरों की यह एक नस्ल है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह कहाँ पर मिलती है? तो यह नीलगिरी में मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीलगिरी में यह मिलती है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री वॉज कंडक्टेड बाय? तो आधुनिक मनुष्य के इतिहास में सर्वप्रथम जनगणना किसके द्वारा की गई थी? यूएसए के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और की कब गई थी? तो यह 2 अगस्त 1790 को की गई थी, 1790 को की गई थी। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादक है? अब देखो लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है तमिलनाडु। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब तमिलनाडु करता है। तमिलनाडु की एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछ ली गई होती कि सबसे अधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन जो है तो तमिलनाडु में कहाँ पर किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है नेवेली क्षेत्र में। कहाँ पर? नेवेली क्षेत्र में। ये आपको पॉइंट नोट रखने हैं। यहाँ से भी आपको कुछ पॉइंट्स नोट रखने हैं। टाइप्स ऑफ कोल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोयले के कितने प्रकार हैं। तो कोयले के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट कोयला, सेकंड नंबर पर आता है बिटुमिनस टाइप कोयला, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, फिर थर्ड नंबर पर लिग्नाइट कोयला आया जाता है जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था, और फोर्थ नंबर पर आता है पीट कोयला। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। और ये कहाँ पर मिलता है? तो देखो यह जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में मिलता है। भारत में सबसे अधिक जो है तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पूर्वी भारत यानी कि आप कह सकते हो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद तेलंगाना आप रख लो, तो यहाँ पर यह मिलता है। और लिग्नाइट कोयला हमने अभी देखा कि यह कहाँ पर मिलता है, तो यह तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में मिलता है। और लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। और पीट कोयला बिल्कुल जो है तो एकदम बेकार कोयला होता है,
ये भी आपको नोट रखना है। और यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह दलदली क्षेत्रों में मिलता है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे भी फॉलो जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।